का ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। आप घर घर में जाके असलियत बताएं। नमस्कार, स्वागत है आपका 2019 किसका। जी हां, लोकसभा चुनाव 2019 में देश के कई सीटें ऐसी जिस पर मुकाबला दिलचस्प है और पूरे देश की नजर उस पर लगी हुई है। अब ऐसी सीट में भोपाल भी शुमार हो गया है। यहां से कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी ने कट्टर हिंदुत्व की छवि वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को टिकट दिया है। वैसे प्रज्ञा ठाकुर पहले से ही दिग्विजय के खिलाफ ताल ठोक रही थी और बीजेपी ने उस पर मुहर लगा दी है। भोपाल में दिग्विजय के खिलाफ टिकट देकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। जहां तक बात करें भोपाल सीट की, तो 1984 तक भोपाल सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन यहां पिछले 8 चुनाव से यानी करीब 3 दशक से बीजेपी लगातार यह सीट जीतती रही है। 20 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाली भोपाल सीट पर 4.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं इस सीट पर करीब 15% अनुसूचित जाति और 2% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। इस वक्त कैलाश जोशी बीजेपी सांसद हैं। यहां सवाल यह है कि बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से पार्टी का टिकट देकर क्या संदेश देने की कोशिश की है। ऐसे तमाम पहलुओं पर हम करेंगे अपने खास मेहमानों से चर्चा। भोपाल में अब मुकाबला दिग्विजय सिंह बनाम प्रज्ञा ठाकुर हो गया है और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास पैनल मौजूद है। जितेंद्र चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस, शिवम त्यागी, नेता बीजेपी, अशोक शाह, नेता समाजवादी पार्टी, प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ ये खास पैनल मौजूद है और जिनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शिवम त्यागी जी आपके पास आएंगे। ये प्रज्ञा ठाकुर जो हैं आ गई हैं मैदान में, ये आखिर लम्हों तक पत्ते नहीं खोले गए। ये शायद दूर दूर तक अंदाजा कुछ नेताओं को नहीं होगा। कुछ लोग तो इंतजार कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान जी का भी नाम चल रहा था, उसके अलावा कुछ और नेताओं के नाम चल रहे थे। देखिए, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है। मेरा मानना है जहाँ तक उन्होंने सभी पहलुओं पर विचार किया और उसके बाद जो भी एक बेहतर सिचुएशन को देखते हुए जो भी एक नाम सामने आया उसको आगे रख दिया गया। और प्रज्ञा ठाकुर जी के बारे में तो क्या ही कहें, जिस तरह से उनका काम रहा है, जिस तरह से उन्होंने हर मोर्चे पर आगे बढ़कर अपनी राय रखी है, तो मुझे लगता है सबसे बेहतर ये एक विकल्प था। पर उमा भारती नाराज नहीं होंगी, उनका नाम भी आ रहा था। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नहीं है। शीर्ष नेतृत्व तो जो भी तय करता है उसको आगे सभी पूरी पार्टी आगे बढ़ के उसका सम्मान करती है और जोर शोर से खुद उमा भारती जी भी उनको चुनाव लड़ाएंगी। और तोमर जी का नाम भी था, ये भी सुनने में आया। देखिए, नाम देखिए कई कद्दावर नेताओं के थे, कोई छोटे नेताओं के नाम नहीं गिना रही हूं मैं आपको। नाम पहले क्या था और अभी क्या है वो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि वहां पर इस समय प्रज्ञा ठाकुर जी चुनाव लड़ रही हैं और एक भारी मतों से विजयी हैं। मैं एक सवाल आपसे टेक्निकल पूछ लेती हूँ। अभी आई है ना, कार्यकर्ताओं में क्या एक्सेप्टेंस होगी अभी आने पे? मतलब विद इन 48 आवर्स उनको टिकट मिल जाता है? देखिए हुमरा जी, मैं किसी भी पार्टी की हम बात करेंगे क्योंकि कोई भी नेता अगर आता है एक दिन पहले और उसको फिर टिकट मिल जाए। जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई ऐसा पहली बार इस भारतीय राजनीति में नहीं हुआ है, हमेशा से होता है। और जहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, हमारी पार्टी एक समावेशी पार्टी है। इस पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए काम करता है और देश के लिए काम करता है। चेहरा चाहे जो भी हो, इस पूरे देश में इस समय अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो सभी सीटों पर, जैसा कि हमारी पार्टी का कहना है, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम इसको सिर्फ इसी तरह से देखते हैं। जितेंद्र जी, कांग्रेस इसको कैसे देखती है? कैसा रहेगा मुकाबला? अच्छा, इंदौर और भोपाल क्यों दिया गया दिग्विजय सिंह को? 2 ऑप्शन दिए इनको, बड़ी चुनौती है भोपाल और इंदौर दोनों जगहों पर। उन्होंने भोपाल चूज कर लिया, चुनौती कबूल कर ली दिग्विजय सिंह ने। देखिए, जो बड़े नेता होते हैं, जो चुनौती को स्वीकार करते हैं, जो लड़ने का मादा रखते हैं, जो फ्रंट फुट पर आके खेलना जानते हैं, वही नेता की ताकत होती है। उसमें कमजोर सीट या मजबूत सीट से कोई लेना देना नहीं है। और मैं अब की बार आपको ये निश्चित कर देता हूँ, मध्य प्रदेश जो भोपाल की जो सीट है, ये सारे जाति समीकरण को फेल कर यहाँ पे दिग्विजय सिंह को सीट, जो आप कह रहे हैं पीछे 3 दशक से सीट नहीं है, यहाँ से इतिहास नया लिखा जाएगा। अच्छा। और दिग्विजय सिंह क्या गिनाएंगे? दिग्विजय जी लोगों में जाके क्या बात करेंगे? क्या उन्हें विश्वास में कैसे लेंगे?
नहीं, विश्वास की बात कहां से आ गई? विश्वास तो पहले से ही है कांग्रेस के ऊपर। ऐसा नहीं है लोगों को विश्वास कैसे नहीं? जब कांग्रेस के विश्वास नहीं होता तो मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस की सरकार नहीं होती। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या कहीं भी हो, कम वक्त है ना, अभी सरकार बनी है, तो वही मैंने पूछा गिनाने के लिए क्या रहेगा दिग्विजय जी के पास भोपाल में? देखिए मेरी बात सुनिए, क्या नहीं किया हम लोगों ने पिछले जो 10 साल की सरकार रही है। मैं आपको योजना गिनाने लगूं? नहीं योजना मत गिनाइएगा, मैं बता रहा हूं पूरा कार्यक्रम खुद हो जाएगा। मैं काम अच्छा चलिए ये मान लेते हैं कि दिग्विजय सिंह खुद अपना कार्यकाल गिनाएंगे बतौर मुख्यमंत्री जब रहे होंगे, ये हो सकता है मुमकिन? बिल्कुल। हाँ, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर उन्हें कड़ी टक्कर देंगी? प्रज्ञा ठाकुर जी कहीं भी नहीं टिक पाएंगे, मुश्किलें पैदा कर सकती है उनके लिए। देखो चुनाव हर टफ होता है, हर आदमी को टफ मान के लड़ना चाहिए, किसी कैंडिडेट को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो दिग्विजय सिंह भी नए खिलाड़ी नहीं है, पुराने खिलाड़ी है, वो सब जानते हैं कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ ये बात जरूर है, उनका दिग्विजय सिंह का अनुभव का हमें फायदा मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने कमजोर कैंडिडेट उतारा है और उसका हम फायदा लेंगे और हम वहां से सीट निकाल के जाएंगे। इस देश में नारी कभी कमजोर हो ही नहीं सकती, तो कमजोरी का तो कोई सवाल ही नहीं है। और जहां तक बात राजनीतिक तजुर्बे का है, तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में उनको राजनीतिक हाशिए पे दिग्विजय सिंह जी को पहुंचा दिया गया, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और जहां तक बात भोपाल की है, भोपाल में वो पारंपरिक हमारी सीट है, इस बार भी भारी मार्जिन से हम जीतेंगे। और आप जो बात विकास की करते हैं, आपने जिस तरह से सरकार की शुरुआत करी अपनी योजनाओं से, जिस तरह से लोन माफी आपकी मध्य प्रदेश में रही है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अनगिनत मीडिया रिपोर्ट्स हैं। तो जनता अशोक शाह को मैं लाती हूं, समाजवादी पार्टी। मैं बता दूं सर, देखो जो ये मेरे भाई कह रहे हैं पीछे जो काम किया, देखो कर्ज माफी का काम किया, विपक्ष का काम है, ये तो कहते रहेंगे। आप मुझे बताइए, आपके व्यापम घोटाले की बात तो नहीं करी, कितना बड़ा घोटाला किया था शिवराज सिंह ने, उसमें कितने लोग मारे गए, उनका जिम्मेदार कौन होगा? आपने गरीब किसानों की स्थिति वहां क्या पहुंचाई, उसका सवाल कौन देगा? उसी के कारण आप घोटालों की बात कांग्रेस ना ही आप प्रज्ञा ठाकुर के बारे में तो बोल नहीं रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर आई है, कितनी बड़ी चुनौती है। देखिए हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है प्रज्ञा जी, बहुत आसानी से दिग्विजय सिंह जी वहां से हराएंगे। अगर बीजेपी को रणनीति बना रही है तो क्या सोच के बना रही है? आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? क्या जी? दिग्विजय सिंह के मुकाबले पे अगर ला रही है प्रज्ञा ठाकुर को, तो क्यों? और भी तो ऑप्शंस थे ना, और भी नेता थे बड़े वहां से। वहां पे ये पता चल गया था बीजेपी को, और जो दिग्गज नेता थे उनकी बड़ी बदनामी होती है, हार जाते, इसलिए उन्होंने कमजोर कैंडिडेट, हारना तो है ही वहां पे, इसलिए उन्होंने कमजोर कैंडिडेट है आपको लगता है? उतारा। हाँ बिल्कुल कमजोर कैंडिडेट है, बिल्कुल बीजेपी का बहुत कमजोर। अशोक शाह जी, मैं भाई साहब ने कहा था कि इसे मोदी जी के चेहरा लेकर अब की बार जनता ने मन बना लिया है, परिवर्तन का लहर है, उमंग है। और प्रज्ञा ठाकुर जी हो चाहे आदरणीय हमारे मोदी जी हो, वो इन विश्वासों पर नहीं आना है, क्योंकि जनता का जो 5 साल में दुख दर्द हुआ है मोदी जी नहीं सुन पाए हैं। मैं बता देना चाहता हूं आपको, किसी 2 करोड़ का युवाओं का रोजगार कहां गया। मैं बता देना चाहता हूं कि 56 इंच का सीना, जो जिन्होंने 40 शहादत हुए थे हमारे जवानों को, 40 सेकंड में इनको जवाब देना था, 56 इंच का सीना वहां पर लगा देना था, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के एक नौजवान एक पैर पर खड़ा हो जाता, लेकिन वहां पर भी नाकामयाब रहा। मैं बता देना चाहता हूं आपको कि ये नौजवानों को जो 15 लाख देकर गुमराह किए थे, ये भी नाकामी के चेहरा रहा। इनके सामने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरलीधर जोशी, मैं कहीं इन्होंने धरातल पर कहीं नहीं, मैं बता देना चाहता हूं, महागठबंधन पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में इनको फ्लॉप कर दिए हैं, इसलिए कहीं इनका कोई प्रज्ञा ठाकुर, कोई जादू अब की बार नहीं चलने वाला है। ठीक है शिवम, जल्दी से फिर मैं प्रेम कुमार जी के देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मेरे महागठबंधन के मित्र ने बात कही कि जिस तरह से जमीनी तौर पर कोई काम नहीं हुआ, जमीनी तौर पर अगर काम नहीं हुआ तो ऐसा क्या अनपढ़ा जिन कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे में लाठियां बजाई हैं पिछले 30 साल से, आज एक ही मंच पर आकर बैठे हैं और तीसरी रालोद को लेके, और तब भी इनको डर लग रहा है। अगर हमने काम नहीं किया तो लड़िए ना आके अकेले इलेक्शन में, इकट्ठा होकर लड़ने की क्या जरूरत है? और घोटाले की बात कांग्रेस ना करे, ज्यादा बेहतर है। ए से लेके जेड तक इनके घोटाले हैं। देश तो छोड़िए, प्रदेश तो छोड़िए, अब पता नहीं कहां से दूसरी कंट्रीज तक से इनके घोटाले निकल तो इस बात पे बात भाई जी, महागठबंधन से ज्यादा बड़ा पार्टी आपके पास देखिए कितने गठबंधन है। आप सिंगल पर्सनल पार्टी होते तो आप बता सकते थे। इसकी वजह है क्योंकि जब हम पिछली बार 2014 में सरकार में आए थे, हाँ, एनडीए अपने घटक दलों का सम्मान करती है। हमने सिंगल एज अ लार्जेस्ट पार्टी क्लियर मैंडेट लिया था, बीजेपी ने बावजूद उसके महागठबंधन दलों को साथ लेके चले थे और अब भी साथ लेके चल रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर वर्सेस दिग्विजय सिंह। देखिए उमरा जी, एक्चुअली क्या है कि ये एक सीट हमें जरूर लग रही है कि भोपाल एक सीट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सीट को पूरे देश के स्तर पर एक मुद्दा बना करके पेश करती दिख रही है। अच्छा। प्रज्ञा ठाकुर, साध्वी प्रज्ञा जो है, वो सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो उस नाम से आप
हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की शुरुआत ही जो यूपीए की तरफ से जो बयान सामने आए थे। ऐसे शब्दावली, ऐसे एक सोच है, एक धारा है सोच की, उसको वो बिना कहे हुए चैंपियन करना चाहते हैं। एक भोपाल की सीट जहां पर कि दिग्विजय सिंह उसको पहले ही कठिन मान करके सेलेक्ट कर रहे थे और जीतने का दावा कर रहे थे, उस सीट पर तो वो मुश्किलात जो पैदा होंगी, जो स्थानीय समीकरण बनेंगे, वो जो ध्रुवीकरण होगा वो तो होगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो एक ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत पसंद आती है, उसके ख्याल से साध्वी प्रज्ञा का ये लॉन्च किया गया है भोपाल में। जी बिल्कुल। अजय भटनागर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से, और अजय अभी बीजेपी दफ्तर में ही थे जहां पर ये घोषणा की गई है इन नामों की, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा अब उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से भोपाल से। अजय, क्या जानकारी है, जरा आप बताएं। जो अभी प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर पर भोपाल एक बहुत बड़ा मैसेज देगा जो साध्वी प्रज्ञा को लाया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज जा सकता है, मगर जहां तक हम भोपाल की बात करें तो भोपाल संसदीय सीट निश्चित तौर पर बीजेपी का एक अभेद गढ़ रहा है, एक किला रहा है, मजबूत किला रहा है। और जब कठिन सीट से चुनाव लड़ने की बात कांग्रेस में कही गई तो दिग्विजय सिंह उनको सबसे सामने दिखे और आला कमान ने दिग्विजय सिंह को आगे करके इस किले में सेंध लगाने की कोशिश की है और दिग्विजय सिंह को उतार भी दिया। मगर इतने बीच में परिस्थितियां बदली और अब दिग्विजय सिंह के मैदान में आने के बाद निश्चित तौर पर बीजेपी में खलबली मची और उनको ढूंढे से कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। इतने बीच में एक और डेवलपमेंट हुआ और भाजपा के स्थानीय जो नेता हैं, चाहे वो उसमें विधायक हों, चाहे वो जो यहाँ के वर्तमान सांसद आलोक संजर हों, मेयर आलोक शर्मा हों, इन सब ने एक मीटिंग करी और एक निश्चित संदेश आला कमान को दिया कि बाहरी पैरासूट उम्मीदवार यहाँ पर नहीं दिया जाए, स्थानीय नेता को ही मौका दिया जाए। जब स्थानीय नेता की बात होने लगी कि स्थानीय किसी नेता को टिकट दिया जाए सांसद के लिए, चाहे वो दिग्विजय सिंह के सामने हो, कोई भी हो, मगर आला कमान ने स्थानीय नेता को टिकट नहीं दिया है। अजय, ये आपने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो हमें दी है। हम ये अभी जो बीजेपी प्रवक्ता है शिवम त्यागी, उनसे हम यही सवाल कर रहे थे कि भाई 24 घंटे के अंदर एंट्री होती है पार्टी में और उसके बाद टिकट मिल जाता है, कितनी एक्सेप्टेंस पार्टी के अंदर होगी? शिवम, अब आप जवाब दें। पैराशूट एंट्री उम्मीदवार, मैं फिर से यही आपको दोहराना चाहूंगा कि इस देश में ये नया नहीं है या इस पार्टी में ये पहली बार नहीं है। हमेशा से इस देश के 1947 से बाद के इतिहास को उठा के देख ले, हर जगह ऐसा होता आया है। और जहां तक बीजेपी की बात है, जैसा मेरे आपके सहयोगी मित्र ने कहा, उनको मैं एक छोटा सा जवाब दे दूं, ये पार्टी देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे पास कार्यकर्ता स्तर से लेके बूथ स्तर से लेके और राष्ट्रीय नेतृत्व तक नेताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सबसे ज्यादा वोट पाएगा और दिग्विजय सिंह जी को शिकस्त देके आएगा, उस पर मोहर लगी साध्वी प्रज्ञा जी के नाम पर। अच्छा देखिए, आप जब सवाल पूछा जाता है तो फिर आप कहते हैं ये इतिहास रहा है, सारी पार्टियां करते। भाई बीजेपी तो अब वो नहीं कर रही ना, बीजेपी तो बिल्कुल अलग एजेंडे पर चल रही है, एक अलग फोकस के साथ चल रही है, उसकी राजनीति बिल्कुल अलग है। तो फिर आप क्यों मिक्स कर रहे हैं? अगर भाई ये लोग तो ट्रेंड अपनाते रहे, परंपरा चलती रही है। हुमरा जी, ये जो ट्रेंड की मैंने बात करी, ये कैंडिडेट की आने की बात करी। कोई अगर कर्मठ कोई व्यक्ति है, कोई पर्सनालिटी है, कोई महिला है और उनका एक चेहरा है, उनका एक मतलब आप ये कहते हैं आपकी स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग है। देखिए, स्ट्रैटेजी कौन पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती? स्ट्रैटेजी की जहां तक बात है, ये एक सकारात्मक स्ट्रैटेजी है जो वहां पर जनता को पसंद आएगी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी। आपका सवाल किससे है? मुझे इनके जवाब से एक बात याद आ रही है, बेगूसराय याद आ रहा है। बेगूसराय में कन्हैया कुमार हैं, उनके सामने गिरिराज सिंह को खड़ा किया गया। गिरिराज सिंह नहीं चाहते थे, लोकल हैं, वहीं के हैं, फिर भी लोकल होने के बावजूद वो नहीं चाह रहे थे कि वहां से हम चुनाव लड़ना चाहें, लेकिन बीजेपी ने उनको जबरन खड़ा किया कि खड़ा होना होगा। क्यों? क्योंकि आप भोपाल से कंपेयर कीजिए बेगूसराय का, दोनों में पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स है। आप देखिए, कन्हैया कुमार को न महागठबंधन का समर्थन मिला, न कांग्रेस का समर्थन मिला। क्यों? क्योंकि महागठबंधन और कांग्रेस को डर लग रहा था कि अगर कन्हैया कुमार को अडॉप्ट करते हैं तो बीजेपी के नैरेटिव पर इलेक्शन लड़ना पड़ जाएगा, उनको देशभक्ति वाले मोर्चे पर जवाब देना पड़ेगा, उनको राष्ट्र विरोधी करार दिया जाएगा। उससे हट करके वो चुनाव लड़ना चाह रही थी और बीजेपी उसी मोर्चे पर लाने के लिए भोपाल में दूसरी रणनीति के सामने। बहुत अच्छा पॉइंट प्रेम कुमार जी ने उठाया है। जी अशोक जी। हुमरा जी, जी शिवम, आऊंगी आपके हुमरा जी, मैं बता देना चाहता हूं, भाई जी ने कहा था
कि प्रज्ञा जी के ठाकुर जी के उस पर इनके पास पैरासूट से लोग कैंडिडेट आते हैं और चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत कर चले जाते हैं, जनता के बीच में जाते नहीं है। यही स्थिति है और पूरे भारत में कि आज इन्होंने धरातल पर कहीं नहीं है। इनकी मजबूरियां ये है कि हमने सुना है पूनम सिन्हा भी आई है पैरासूट से आते हैं। पूनम सिन्हा के लिए क्या बोलेंगे आप? वो पैराशूट एंट्री नहीं होगी? नहीं, धरातल पर यही मजबूरी है इनके साथ मजबूरी यही है कि जनता के बीच जाते नहीं है। यही कारण है, जनता गुमराह नहीं हो सकता। मालेगांव ब्लास्ट, उसमें 9 साल की सजा हो चुकी है प्रज्ञा ठाकुर को, अभी वो जमानत पर रिहा हैं। एक ऐसा कैंडिडेट जो कि हिंदुत्व की छवि माना जाता है, एक हिंदू चेहरा माना जाता है, सत्संग करती रही हैं। हालांकि उन्होंने अपने आप को दूरी भी बनाई, सूरत चली गई, वहां पर वो काफी दिनों तक ये सब करती रही हैं काम, लेकिन एक तरीके से उनका कनेक्शन रहा है। अगर हम ऐसे देखें, देखिए जो जनता है जी, वो ये भगवा आतंकवाद कहा था यूपीए सरकार में। नहीं, ये भी उन्होंने आरोप लगाया था बाहर निकल के कि जो उस वक्त के थे पी चिदम्बरम, उन्होंने गलत आरोपों में अंदर करवाया था। देखो, मैं पहली बात ये एक बार फिर से हमें लगता है कि ये फिर सामने आने वाला है पूरा मुद्दा। मैं पहले आपको आतंकवाद के ऊपर जवाब दे देता हूँ। आतंकवाद ना भगवा होता है, ना मुस्लिम होता है, ना हिंदू होता है। आतंकवाद होता है। अब यदि आप जात बिरादरी के ऊपर जाओगे तो ये तो कहना किसी पार्टी का गलत है। मुझे बताइए, नक्सली आज हमला कर रहे हैं, वो कौन से मुसलमान है, कौन से भगवा है? वो वहां पे हमला नहीं कर रहे। आप उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं करते? वो सारे मुसलमान है क्या? आप किसी एक समुदाय को, एक जाति को गलत ठहराना, ये गलत है। मैं इस मुद्दे पे ये कहना चाह रहा हूँ। परंतु मैं ये जो कह रहा हूँ, जो साध्वी प्रज्ञा जो आई हैं, नई चुनाव में जो आई है, इनका स्वागत है, लड़े। हमारे वहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राजनीतिक हमारे बहुत बड़े नेता हैं हमारी पार्टी के, दिग्विजय सिंह बलि का बकरा तो नहीं हो जाएंगे? नहीं। देखो, ये चुनाव है, जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जो इतिहास बना हुआ है बीजेपी का 3 दशकों का, अब की बार दिग्विजय सिंह वहां पे उस किले को भेजने में कामयाब होंगे। देखिए, ये विश्वास होता है अपने नेता। मेरे मित्र के बोलने के कॉन्फिडेंस से ही हुमरा जी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिग्विजय जी वहां से सीट हार रहे हैं। नंबर 1 बात, खुद दिग्विजय जी भी इस बात को जानते हैं। रही सही कसर अगर बात करें तो हमारा जैसे ही कैंडिडेचर अनाउंस हुआ है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी वहां पे पहुंची है, तो वो क्लियर है, वो सीट वो पहले नहीं जीते, अभी भी नहीं जीतेंगे। और जिस तरह से इनकी सरकार रही है, जिस तरह से इनके कार्य रहे हैं, जिस तरह से इनकी लोन माफी बुरी तरह से फेल हुई है, उसको जनता जवाब देगी और ये सीट हारेंगे। और भोपाल ही नहीं, पूरे देश में पिछली बार ये 44 पे थे, इस बार डबल डिजिट पहुंचेगी नहीं कांग्रेस। इसीलिए उन्होंने एक कमजोर कैंडिडेट वहां प्रस्तुत किया है। तो ये कैसे मान ले, जब आपका वहां पे पत्रकार महोदय ये कह रहे हैं मैं अपने मित्र से कहना चाहूंगा, गला खराब हो जाएगा ज्यादा चिल्लाने। बहरहाल आप इस बार सिंगल डिजिट में आने वाले हैं, तैयारी कीजिए, क्योंकि जिस तरह से देखिए अजय हमारे जो है हमारे सहयोगी वो बहुत अच्छे से वहां पर देख रहे हैं और वहां पे वो जनता का मिजाज भी देख रहे हैं घूम घूम कर वहां पर। अजय, आपका सवाल किससे है? बीजेपी से है क्या सवाल आपका कोई? देखिए, मैं सबसे पहले है ना बीजेपी वालों से पूछना चाहूंगा कि प्रज्ञा सिंह को टिकट देने से पहले उन्होंने ये देखा क्या वो बीजेपी की सदस्य भी हैं क्या नहीं। आज उन्होंने सुबह सदस्यता ली है बीजेपी की, और उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए या भोपाल की जनता के लिए क्या काम किया है, और इसके साथ साथ क्या उनकी मध्य प्रदेश में या भोपाल की जनता में पहचान है। तो सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है, सबसे बड़ी यही है कि उनको पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये बताना पड़ेगा कि प्रज्ञा सिंह कौन है। अब प्रज्ञा सिंह की पहचान बताना एक बड़ी चुनौती है, समय कम बचा है। वहीं 3 हफ्ते हो चुके हैं, दिग्विजय सिंह लगभग आधा मध्य प्रदेश मतलब आधा भोपाल नाप चुके हैं, पूरी संसदीय सीट में 3 बार वो भ्रमण कर चुके हैं, बूथ मीटिंगें ले चुके हैं। तो उनका जो मैनेजमेंट है वो काफी आगे चल रहा है। और दूसरी बड़ी चुनौती है घर से, कि घर में क्या उनके जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या जो स्थानीय नेता हैं वो उनका भरपूर समर्थन देंगे, क्या इसके लिए बीजेपी तैयार है? बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं मैं। बिल्कुल शिवम। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि साध्वी प्रज्ञा को भोपाल तो क्या, इस पूरे देश में कोई ऐसा व्यक्ति शायद ही होगा जो नहीं जानता। हमें लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वो प्रताड़ित महिला है जिसको कांग्रेस ने प्रताड़ित किया। वो चेहरा है जिसको कांग्रेस ने प्रताड़ित करते हुए उनके ऊपर एक हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ दिया। कौन नहीं जानता? और अगर किसी वर्ग में किसी पिछड़े दबे कुचले को जिस पर इतने अत्याचार हुए उसके लाके अगर हमने कैंडिडेट बनाया है या फिर वो बीजेपी की सदस्यता लेकर आज चुनाव लड़ रही है, तो इसमें बुरा क्या है?
अगर सोसाइटी के एक तबके को जिसको हमेशा से बहुत प्रताड़ित किया गया है या किसी व्यक्ति विशेष को प्रताड़ित किया गया है, अगर वो आज अगर आगे चुनाव लड़ रहे हैं, परेशानी क्या है? मुझे बताइए ना, कांग्रेस ने कहां प्रताड़ित किया इनको? बताइए आप मुझे, आप कैमरा में झूठ बोल रहे हैं, बताइए ना कांग्रेस ने क्या गलत काम किया? आप इनके सामने बताइए ना, किसने कहा? आप झूठ क्या बोल रहे हैं कैमरा के सामने? मुझे बताइए, अरे मुझे बताइए, वो किसी मामले में दोषी पाई गई, वो कांग्रेस ने नहीं किया, वो वहां पे प्रशासनिक कार्रवाई पर दबाव किस तरह से होता है? आप कांग्रेस में उंगली उठाओगे, कार्रवाई पर किस तरह से दबाव होता है? किस तरह से पाकिस्तान से आए हुए दो नागरिकों को आप गलत अवसर पढ़ के नहीं आए, परेशानी यही है। पहले पाकिस्तान के दो लोगों को जो गैर आपराधिक तरह से इस देश में आए थे, जिनके पास पासपोर्ट नहीं था, उनको छोड़ दिया गया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी पूरी नहीं हुई, उनको वापस भेज दिया गया और साध्वी प्रज्ञा पे केस फ्रेम किया गया। क्या बात कर रहे हैं? मुझे बताइए, आपके यहाँ प्रशासनिक कार्रवाई का कोई मान नहीं है? देखिए, मैं आपको बता दूं, भाजपा जो नैतिकता का पाठ पढ़ाती है, जो कहती है, तो नैतिकता के आधार पर वोट मांगे, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के नाम पर क्या वोट मांगती है? आपको वोट मांगना है तो 2 करोड़ रोजगार के ऊपर वोट मांगिए, आपको वोट मांगना है, आपके प्रधानमंत्री में हिम्मत है, बीजेपी में हिम्मत है। 2014 में कहा था हाफिज को मारेंगे, हाफिज डरा नहीं, मसूद मरा नहीं, मंदिर बना नहीं, रोजगार मिला नहीं, धारा 370 हटी नहीं, गंगा साफ हुई नहीं, काला धन आया नहीं, गोहत्या रुकी नहीं, तो 5 साल में बंधुआरा आपने काम क्या किया? बताइए, जनता पूछ रही है आपसे, बताइए ना, बोलिए जी, बोलिए ना। अब मैं आपको बताता हूं, आप हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इसी बात पर लगे रहते हैं, बोलो। इसमें परेशानी क्या है, बोलिए ना। सुन लीजिए, इस क्या देश भगवा आतंकवाद का जिन एक बार फिर से निकल गया है? क्या ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हम यहाँ पर देखेंगे बनते हुए? बिल्कुल, अब अभी आप अपने पैनल में इसकी शुरुआत देख पा रहे हैं और ये आगे बढ़ने वाला है। और ये जो बात इसी रूप में जाएगी कि इस पूरे 5 साल में लगातार जो है एक के बाद एक पक्ष छूटता रहा है, उसके विरुद्ध जो प्रशासनिक जो जांच की कार्रवाई होनी चाहिए, वो उस मजबूती से स्पष्ट ये बात आएगी। मैं ये दावे से नहीं कह रहा हूँ, ये बात आएगी कि सबूत उतने तरीके से नहीं रखे गए कि ये सारे लोग एक तरफा छूट गए। मालेगांव ब्लास्ट में चलिए प्रज्ञा दोषी नहीं थी तो दोषी कौन था, इस बात का जवाब कौन देगा? इस ट्रैक पर बहस जाएगी। और हमने कहा कि बीजेपी को भोपाल जीतने से कोई मतलब नहीं है, भोपाल वो हार जाए, भले वो हार जाए, लेकिन उस भोपाल के बहाने, साध्वी प्रज्ञा के बहाने इसी मुद्दे पर पूरे देश में बहस कराना चाहती है, पोलराइजेशन करना चाहती है, राष्ट्रवाद का मुद्दा खड़ा करना चाहती है, और इसी दिशा में ये चीजें राष्ट्रवाद वर्सेस राष्ट्र विरोध, ये एक तरीके से मुद्दा खड़ा होगा। शिवम, आऊंगी मैं आपके पास। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विरोध दर्ज कराना चाहता हूं 20 सेकंड का मात्र। मेरे जो वरिष्ठ पत्रकार मेरे बराबर में बैठे हैं, मुझसे ज्यादा उम्र में है, तजुर्बा मुझसे ज्यादा है। इस देश की विडंबना ये है कि जो चीज यूट्यूब के लाइब्रेरी में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो इतिहास में हुई नहीं। अब पहले जो पोलराइजेशन की बात कर रहा है, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। इस देश में पोलराइजेशन की शुरुआत कहां से हुई? 1906 में मुस्लिम लीग से पोलराइजेशन की शुरुआत हुई, जब धर्म के आधार पर उसने मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें पार्टी का दर्जा दिया जाए विशेषाधिकार के साथ। नंबर 1। अब दूसरे में आ जाते हैं। 1947 में धर्म के आधार पर फिर एक मुस्लिम मुल्क बना, ठीक है। फिर तीसरे पे आ जाते हैं 1980 में शाहबानो केस में, जब इमरजेंसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को कहा कि सुनिए आपको भत्ता मिलेगा। 85 में पहली बार इस देश में महसूस हुआ और पहली बार इस देश की जनता ने महसूस किया कि वोट बैंक की पावर क्या होती है। राजीव गांधी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन पलट दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि शाहबानो को भत्ता मिलना चाहिए। और उस समय के मंत्री की स्टेटमेंट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सुप्रीम देखिए, अब आप इतिहास में गए हैं तो जरा सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जज का इतना जल्दी से नहीं है, फिर हम आएंगे। मैं बहुत जल्दी में इनको जवाब देता हूं। एक तो इन्होंने जिस बात को तुष्टीकरण करके कहा जाता रहा, उसको इन्होंने पोलराइजेशन का नाम दिया। दूसरा का जो उदाहरण आप दे रहे हैं, 6 का उदाहरण दे रहे हैं, 47 का उदाहरण दे रहे हैं, वो इंडिपेंडेंस से पहले की वो महात्मा गांधी को कह रहे हैं कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। 1906 के बाद 47 में भंग हुआ और 85 में शाहबानो केस में जब सवाल उठा रहे हैं, बिना नाम लिए सवाल उठा रहे हैं। जब 85 में कांग्रेस चुनाव, जब 85 में कांग्रेस उपचुनाव हारी और इंटरनल सर्वे आए जिसमें कहा गया कि मुस्लिमों ने उनको वोट नहीं दिया, उसके बाद संसद में हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ बीजेपी करती है, हम ये मानते हैं कि हर पार्टी करती है और हर पार्टी
इसलिए करती है क्योंकि भाई मुद्दों से कैसे भटकाया जाएगा, ऐसे ही तो भटकाया जाएगा, क्योंकि जनता इतनी बेवकूफ है क्या कि वो समझेगी नहीं। वो भी आजकल सोशल मीडिया के जमाने में जनता सब समझती है। जनता बिल्कुल समझेगी। बिल्कुल समझाने की जरूरत 2014 में समझा था, और जिस तरह से हमने काम किया पिछले 5 साल की जो हमारी सरकार रही है, क्या काम इस बार भी जीतेंगे। बच्चों को शिक्षा दिखती है और रोजगार दिखता है, भूख दिखती है, महंगाई दिखती है, सब कुछ सब सामने है, अब कुछ छुपा नहीं है। जल्दी से अशोक जी। मैं वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जब बताए थे कि भगवा रंग होंगे, मैं कह रहा हूं कब तक, मैं भाई साहब से कहूंगा कब तक आप इस हिंदुस्तान को इस तरह से बलगलाते रहेंगे, इस देश को, नौजवानों को कब तक गुमराह करते रहेंगे, इसके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आप जाति पार्टी से हटकर धरातल पर काम करते 5 साल आपको मिला था, लेकिन आपने एक पैसा काम नहीं किया। अहीर रेजिमेंट की किसने बात की मैनिफेस्टो में? जी मैनिफेस्टो में अहीर रेजिमेंट की किसने बात की? जात पात की बात क्या समाजवादी पार्टी में कभी नहीं हुई है? मैं सवाल आपसे कर रही हूँ। ये नहीं, देखिए जात पात के हो, जात पात पे टिकट नहीं मांगे गए क्या? नहीं, वो तो या दिए नहीं गए। देखिए वो तो शुरू से ही होते आ रहा। जाति की जनसंख्या के आधार पर टिकट देते हैं, कोई भी आदमी दे देगा कि जिसका जनसंख्या ज्यादा। चलिए आप भोपाल के बारे में बता दूं, ये लंबा किस्सा है, बहुत लंबा चलेगा डिस्कशन। 20 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाली भोपाल सीट पर 4.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, और वहीं इस सीट पर करीब 15% अनुसूचित जाति और 2% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। अगर बात करें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की, तो हाल ही में उन्हें मालेगांव ब्लास्ट में कोर्ट से बरी किया गया है। उनका जन्म मध्य प्रदेश के भिंड में हुआ, और उनके पिता चंद्रपाल सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं, और इसीलिए प्रज्ञा को हिंदुत्व की विचारधारा से प्रभावित बताया जाता है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर कॉलेज के दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गई। प्रज्ञा ठाकुर को अक्टूबर 2008 में मालेगांव ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था, और इस मामले में 7 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कई सालों तक मुकदमा चलने और 9 साल तक जेल में रहने के बाद कुछ वक्त तक जमानत पर रही, और हाल ही में प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट ने बरी किया है। मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले को लेकर कांग्रेस और दिग्विजय ने भगवा आतंक का जिक्र किया था। प्रज्ञा 2007 के आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में भी आरोपी थी, लेकिन इसमें वो बरी हो गई थी। तो ये हमने आपको एक छोटा सा बता दिया है इनके बारे में, थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रज्ञा ठाकुर के बारे में। लेकिन जो हमारा अभी डिबेट चल रही है वो ये इस पर चल रही है कि क्या एक्सेप्टेंस पार्टी के अंदर बढ़ेगी, क्या कार्यकर्ता खुश हैं? ऐसी खबरें हमें आती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। थोड़ा सा ज़रा सा बीजेपी को यहाँ पर हो सकता है मुश्किल होगी उनको ये बताना कि प्रज्ञा ठाकुर आई हैं, क्यों लाया गया है, क्यों टिकट उनको दिया जा रहा है। प्रेम जी, आपको भी लगता है ये थोड़ा सा मुश्किल होगा? क्योंकि फिर वो एक नुकसान भी होता है कि पार्टी को इस तरह से जब पैराशूट एंट्री होती है, तो इस ऐसी सीटों पर जीत हार का बहुत महत्व नहीं होता है। आप देखिए, साध्वी प्रज्ञा हार जाए और मैं कल्पना करूं कि एनडीए की गवर्नमेंट बन जाए, तो जैसे स्मृति ईरानी मंत्री होती है, साध्वी भी मंत्री नजर आएंगी, तो वो हार का इसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। ये मतलब है कि मैंने पहले ही कहा कि भोपाल सीट को लेकर के पूरे देश को कैसे एड्रेस किया जाए, दिग्विजय सिंह के बहाने और साध्वी प्रज्ञा के बहाने पूरे देश में कैसे एजेंडा सेट किया जाए, वो ये मौका है। इसलिए हार और जीत को तो मैं महत्वपूर्ण मानता ही नहीं हूं, और वहां जो स्थानीय विरोध है पार्टी के भीतर, उसको भी निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जैसे अनुभवी लोग हैं उसको भुनाने का प्रयास करेंगे, यानी एजेंडा सेट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि एजेंडा सेट करने के लिए ये हम देश समझ जाए कि सेकंड फेज के बाद से जो घमासान अब शुरू होने वाला है वो अब इसी पर जाएगा। बिल्कुल, जो अगला जो है पोलराइजेशन का जो सेट करना है एजेंडा, वो उसमें भोपाल एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, फौरन हाजिर होते हैं अपने खास मेहमानों के साथ। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। आप घर घर में जाके असलियत बताएं।